हेलो फ्रेंड्स। मैं नकुल पारिक एमएसपी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने सेकंड ग्रेड के जो हिंदी के एग्ज़ाम है उसमें 42 रैंक हासिल की थी। साथ ही साथ दोस्तों, जिनकी हिंदी पर इतनी कमांड है कि जो अपने विद्यालय में जो बच्चे जिनको संधि समास कुछ भी नहीं आता उनको भी ये आसानी से सिखा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के आग्रह पर सुभाष जी दहिया का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। जी सर। अभी सर, काफ़ी सारे बच्चे इस मामले में जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में सर जानना चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ें। सर, आपकी तो सर इतनी अच्छी रैंक आई है, तो सर आप बच्चों को बताइए सर कि क्या पढ़ें वो हिंदी में। इसके लिए देखो, हमें हिंदी तो हम पढ़ते रहते हैं। हमारे क्या है कि सामान्य भाषा है, ये कंपलसरी भी होती है, लेकिन जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें जीरो लेवल से शुरू करना पड़ता है सब कुछ। बिल्कुल सर। तो इसके लिए जो हमारा हिंदी साहित्य का जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, हाँ सर। उसको हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटना होगा। बिल्कुल सर। और उन टुकड़ों के हिसाब से हमें पुस्तकें हैं वो एकत्रित करनी होगी और निश्चित करनी होगी, जी क्योंकि सर। आज बाजार में पुस्तकों की चकाचौंध है कि बिल्कुल कौन सर। सी छोड़ें और कौन सी लें। बिल्कुल सर। हाँ, तो सर क्या है कि शुरुआत करने से पहले जो सबसे पहले कार्य करना है वो ये है कि पिछले जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं हाँ जी सर। उनका गहराई से अध्ययन करें और उन प्रश्नों की प्रकृति जानें। जी सर। क्योंकि जैसे हम कोई 30 पेज पढ़ते हैं किताब, ऐसा तो है नहीं कि 30 के 30 वो पेज हमें याद कर लेंगे या कंठस्थ कर लेंगे। जी सर। ऐसा नहीं होता है, हमें उनमें से कंसेप्ट छांटना पड़ता है। तो बिल्कुल। वो कंसेप्ट उसी के अनुरूप छांटना है जिस प्रकृति के प्रश्न हैं। जी सर। तो अब मैं बात करता हूँ सिलेबस की। जी सर। तो उसका पहला पार्ट है जिसमें 40 प्रश्न आते हैं, व्याकरण का है। हाँ कुल तो सर। 150 प्रश्न आते हैं पूरे पेपर में, लेकिन 40 प्रश्नों की व्याकरण आती है। हाँ सर। तो व्याकरण के लिए मैं दो पुस्तकें पर्याप्त मानता हूँ। जी सर, बताइए सर। जैसे मेरे खुद के वो दो पुस्तकें पढ़कर 40 में से 39 प्रश्न सही हुए थे। क्या बात है सर। व्याकरण में 40 में से 39 सही होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। हाँ, तो आज बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो व्याकरण में अशुद्धि की संभावना ज्यादा रहती है, और अशुद्धि पढ़कर हम वहाँ पेपर में भ्रमित हो जाते हैं। जी सर। तो उसके लिए एक कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक लगती है, नवीन हिंदी एवं व्याकरण। हाँ सर, बिल्कुल लगती है। तो एक तो वो पुस्तक, और एक डॉक्टर राघव प्रकाश की आती है सामान्य हिंदी। जी सर। तो आप इस तरह से पढ़ें कि जो नियम व्याकरण के हैं वो तो एनसीईआरटी की बुक वाले दिमाग में बैठा ले। जी सर। क्योंकि कोई प्रश्न प्रवाद होता है तो उसी किताब का सबूत मान्य करते हैं एनसीईआरटी वाले। हाँ, उसी को और प्रूफ के रूप में राघव शामिल प्रकाश का करते ये फायदा है कि राघव प्रकाश का ये फायदा है कि उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। उसके माध्यम से अच्छा अभ्यास होता है और कई बार हूबहू उदाहरण आ भी जाते हैं। हैं। जी सर। तो उन 40 प्रश्नों के लिए ये दो पुस्तकें काफी है। देखो, एग्जाम में सफल होने का एक ये भी नियम होता है कि ज्यादा पुस्तकें पढ़ने के बजाय एक ही पुस्तक को ज्यादा बार पढ़ो। जी सर। ये छोटी छोटी किताबें, लेकिन आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नहीं लिखोगे। सही है सर। तो ये 40 प्रश्नों का कंसेप्ट आप इसमें से अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। जी सर। सर, फिर साहित्य में सेकंड क्या ग्रेड, किस हिसाब से पढ़ें सर। तो साहित्य में ये है कि इस एग्जाम में सिलेक्शन कराने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा वो रहेगा कक्षा 9 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें लगती है हमारे सिलेबस में। हाँ जी। उसमें से आएंगे 50 प्रश्न। बिल्कुल सर। तो वो सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि व्याकरण तो हम अन्य कंपटीशन की तैयारी में पढ़ लेते हैं, तो वो लगभग लोगों की एक जैसी हो जाती है। सही है सर। लेकिन जो ये जो पुस्तकें हैं 9 से 12, बिल्कुल तो सर। उसको आप इस तरीके से पढ़ें कि इसमें जो पद्य भाग दिया हुआ है, जी सर। गद्य भाग तो आसानी से पढ़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पद्य भाग में क्या होता है कि व्याख्या होती है, अवधि भाषा में भी होती है, ब्रज भाषा में भी होती है।
जी सर। तो उसके लिए क्या है, आप संजीव पासबुक का सहारा लें तो सबसे बेटर रहेगा। जी सर। उसकी व्याख्या पढ़ें, और संजीव पासबुक में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए होते हैं मूल भाव संबंधी, वो पढ़ें। जी सर। और वही बात कि पिछला पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं पाठ्य पुस्तकों से, उनकी प्रकृति जान लें, और उसी तरीके के प्रश्न आप इकट्ठा करने की कोशिश करें। जैसा कि सर ने बताया कि आपको जो अभ्यास है वो जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पुस्तकें लगती है दोस्तों, व्याकरण की भी लगती है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एक साथ आती है, व्याकरण रचना। और इसके साथ ही आप जो राघव प्रकाश जी की बुक है उसको पढ़िए व्याकरण के लिए। और बात रही साहित्य की, तो साहित्य में भी आप जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की ऑथेंटिक बुक चलती है उसी को प्रेफर कीजिए, आप गाइडों के चक्कर में मत पड़िए। और सर ने इतनी मेहनत से इतनी बढ़िया रैंक हासिल की है, तो उसमें क्या है कि इन्होंने पूरी बुकों का गहन अध्ययन किया है, बार बार रिवीजन किया है दोस्तों, तब जाके इतनी अच्छी रैंक आई है। और इन पुस्तकों को आप समय अनुसार, जैसे अभी तो फुल टाइम में विज्ञप्ति भी नहीं आई है, तो 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ोगे। अब जैसे गद्य में से कई बार पूरे के पूरे डायलॉग उठा लेते हैं, एक लाइन उठा लेंगे और सीधा पूछ लेंगे कि ये कहाँ से लिया है, कहाँ से लिए? किस पार्ट से लिया है, किस कहानी से लिया बिल्कुल सर। है। और पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है उसमें कवि परिचय। बिल्कुल सर। कवि परिचय में प्रत्येक बात महत्वपूर्ण होती है। उसका कब जन्म हुआ, उसने कौन सी कृतियां लिखी, उन और कोई विशेष उपलब्धि हो, कौन से पुरस्कार मिले, ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जी सर। हाँ, तो और कृतियों को छांटते समय भी ये ध्यान रखें कि उनके कौन से काव्य संग्रह हैं, कौन से निबंध संग्रह हैं, कौन सी आलोचना है। कई बार हमें 4 रचना दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा निबंध है इनका, हालांकि चारों रचना उसी की होगी, एक ही कवि की, पर लेकिन उसकी विभाजन पूछ प्रकृति लेंगे। अलग होगी। हाँ सर। हाँ। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो कवि परिचय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, उस एक हर एक लाइन की वैल्यू है दोस्तों। तो आपको कवि परिचय जो भी दिया गया है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, तो उनमें आप उनकी कृतियों के बारे में, उनके पुरस्कार के बारे में, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनके बारे में आप उनको ध्यान से पढ़िए, और उनको अलग जैसे उनको अंडरलाइन करते हुए चलिए, ताकि आपको आपको बेटर याद हो सके। और जो पिछले जो प्रश्न पत्र है वो निकालने भी बहुत जरूरी है। आप पिछले प्रश्न पत्र जो हैं सेकंड ग्रेड के, उन प्रश्न पत्रों को देखें और उनमें देखें कि प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है। उन प्रकृति को आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और उसी के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, मैंने जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ी थी, मैंने गाइड का सहारा नहीं लिया था, मैंने पासबुक में से ही पढ़ी थी, जो ये कविताएं वगैरह लगती है ना अपने सब। हाँ बिल्कुल सर। हाँ। और एक सेकंड ग्रेड की मान लो या आरपीसी कोई भी एग्जाम की बात मान लो, उसमें से क्या आप सिलेबस से बाहर जाने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं। बिल्कुल सर, सही बात है कई बार अभी। क्या होता है कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, सिलेबस से बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा। जी सर। हाँ, तो जितना दिया हुआ है एग्जिट उतना ही पढ़ें, तो समय की बर्बादी नहीं होगी और सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ जाते सही बात है सर। सही है, काफ़ी बच्चे जो सिलेबस से बाहर अपने ज्ञान को भंडार को बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने ज्ञान के भंडार को उस सिलेबस से बाहर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो अगर पर्सन आ भी गया तो वो पर्सन डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर सिलेबस से बाहर कोई पर्सन आता ही नहीं है तो आप सिलेबस से बाहर क्यों पढ़ें, क्या हैं। महत्व है कई बार उसको। क्या है कि हम पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, तब वापस सिलेबस देख लें एक बार। बिल्कुल सर, हाँ। दिक्कत होती है सर। और और ये तो हो गई साहित्य में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसकी हाँ बात। सर। उसके बाद क्या होते हैं कि लगभग 6 से लेकर 10 प्रश्न आते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से। हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास आता है सर। तो उसके लिए आप 2 पुस्तकें पढ़िए। एक तो कक्षा 11 12 में लगता है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लगती है, छोटी सी पुस्तक है। हाँ सर। तो उसमें से आपकी समझ अच्छी बन जाएगी कब हिंदी साहित्य शुरू होता है, उसका काल विभाजन है, उसकी क्या प्रवृत्तियां रही है। बिल्कुल सर। और इसके अलावा मनोज जी मिश्रा हैं सीकर वाले, उनकी हाँ एक पुस्तक निकाली हुई है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। इतिहास, हाँ सर वो बिल्कुल। पुस्तक, उस पुस्तक से मैंने नेट क्लियर किया है, मात्र एक पुस्तक से।
इतनी क्या बात है सर, महत्वपूर्ण। बहुत बड़ी बात है सर कि एक पुस्तक से आपने नेट जैसा टफ एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो इसमें आप में सर विशेष बात यह है क्योंकि नेट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल का होता है, उसको आपने क्रैक कर रखा है तो सर बहुत मायने रखता है। और जैसा कि मैं दोस्तों हाँ, आपको बताना चाहूँगा तो सर। कि सर ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है और उनमें सर के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। तो होपफुली सर का जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो और आपको जो कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देखें तो आपको पढ़ाने के लिए आपको इनसे पढ़ने का अवसर भी मिलेगा दोस्तों। जी सर बताइए। हाँ, तो उस पुस्तक का संकलन है, इतना सिलेक्टेड है और मात्र 400 पेज की पुस्तक है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया पुस्तक है। तो ये हिंदी साहित्य है, कई जो प्रश्न आएंगे सबको कवर कर लेंगे। जी सर। उसके बाद आता है काव्य शास्त्र, जो विद्यार्थियों के लिए सबसे कठिन बिंदु माना जाता है। बिल्कुल। और विद्यार्थी डर भी जाते हैं, काव्य शास्त्र कैसे होगा, काव्य शास्त्र कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने एक पुस्तक खोजी है, तो ये समस्या आपकी हल कर देगी मेरे हिसाब से। जी सर। डॉक्टर नवीन नंदवाना की पुस्तक है काव्यांग प्रभा। डॉक्टर नामी। एक बार दोहरा देता हूँ, डॉक्टर नवीन नंदवाना लेखक हैं, हाँ सर। और उनकी पुस्तक का नाम है काव्यांग प्रभा। काव्यांग प्रभा। जो हमारे यहाँ लोकल दुकानों पे कम मिलती है, आप जयपुर से मंगवा सकती हो, या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी वो पुस्तक। बिल्कुल सर। तो मुझे ये लगता है कि उस पुस्तक में से हूबहू रूढ़ उदाहरण भी आ जाएंगे, अगर आपकी काव्य शास्त्र समझ कम है तो। हालांकि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप समझ बनाइए, सही है सर। और आपको ज्यादा कठिन लगता है, समझ नहीं बन रही है, तो आप उसमें से हूबहू उदाहरण देखेंगे पेपर में आप। कोई बिल्कुल। 50-60 पेज की किताब होगी, बहुत अच्छा संकलन है। वो नंदवाना जी खुद प्रोफेसर हैं, उन्होंने अच्छा संकलन किया है। जी सर। और सर मैं पूछना चाहूँगा सर, काफ़ी बच्चे जो हैं वो शिक्षण विधियों के प्रति इनका रुझान कम ही रहता है क्योंकि वो साहित्य और व्याकरण में ही उलझे रहते हैं। तो सर शिक्षण विधियों के लिए हिंदी में क्या पढ़ सकते हैं बच्चे? शिक्षण विधियों के लिए सर एक बात है कि शिक्षण विधि में समझ विकसित होना जरूरी है। जी सर। सेकंड ग्रेड में है, वो फिक्स शिक्षण विधियां लगती है 25। 25 शिक्षण विधियाँ हैं तो इसमें। निश्चित है कि 25 में से प्रश्न आएंगे। तो उसके लिए एक तो जो हिंदी की परिष्कार गाइड आती है ना, हाँ सर। उसके पीछे 25 वो शिक्षण विधियां दी हुई है, वो बिल्कुल। अति महत्वपूर्ण है। उसकी प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है, तो उसको आप गहराई से पढ़ें। जी सर। और दूसरी, मैंने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी, जो भी मेरे पास नहीं, मैं दिखा देता आपको। च्यवन प्रकाशन की किताब है भाई। जी सर। वो अच्छी हाँ, बुक है। अच्छी बुक है, च्यवन प्रकाशन की है। उसमें अच्छा संकलन दिया हुआ है और पाठ्यक्रमानुसार है, सबसे बड़ी बात। सही है सर। हाँ, अभी लाइट गई, बाधित हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं सर, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है वो बहुत बड़ी बात है सर कि मान लो बच्चे आपको सुनने के ही इतने आतुर हैं क्योंकि आपने जो मुकाम हासिल किया है उससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आपके जो अनुभव मिलेंगे वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित करेंगे सर। और इसके अलावा सर मैं जानना चाहूँगा कि सर सेकंड ग्रेड जीके की तैयारी कैसे करें बच्चे जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं या मान लो अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, वो सेकंड ग्रेड जीके की तैयारी कैसे करें? आपने कैसे तैयारी की थी सर? सेकंड ग्रेड जीके की वही बात है कि सबसे पहले पुस्तकों का निर्धारण करना, हाँ सर। कोई भी एग्जाम के लिए ये बात है वो अति महत्वपूर्ण होती है। हाँ सर। तो उसके लिए इसमें 3 तरह के टॉपिक लगते हैं हमारे। एक तो बिल्कुल सर। राजस्थान जी किया जाता है, सही है सर। एक भारत जी के, और विश्व जी के। बिल्कुल सर। और इसमें से जो हमारा सिलेक्शन करवाएगा या औरों से आगे ले जाएगा, हाँ वो सर। होंगे 15%। वो बिल्कुल। 15% कौन से होंगे? 10% होंगे करंट के, और 5% होंगे आर्थिक समीक्षा के। बिल्कुल सर, सही बात है सर। इन 15% में से एक एक पर्सन हमें हजारों से आगे ले जाता है, एक प्रश्न सही होना। सही बात है सर, बाकी सबका मैटर एक हाँ, जैसा होता है, वो बाकी 10 करंट अफेयर के 5 आर्थिक समीक्षा के पर्सन अपने को मार जो म- जो रोल नंबर की जो लिस्ट है, जो प्राप्तांक सूची है, जो मेरिट लिस्ट है उसमें आगे ले जाते हैं। सही बात है सर। हाँ। तो एक मैं इस बात करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी हैं, वो करंट के मामले में कभी भी वार्षिक अंक या छमाही पढ़ने की भूल नहीं करें।
जी सर। क्योंकि मानव मस्तिष्क की एक निश्चित क्षमता होती है। 12 महीनों के एक साथ आंकड़े पढ़ेंगे तो घुल मिल जाएंगे और पेपर में माइनस मार्किंग होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। सही बात है तो सर। उसके लिए आप ये करें कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, कोई भी एक उसको करवा लीजिए और उसमें से अपने नोट्स बनवाइए। जी सर। और एक आती है अपने 20 रुपए वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, तो उसको महीने में आप कम से कम 3 बार पढ़िए, एक बार नहीं, 3 बार। सही है सर। हाँ, और जो चीज़ आपको सिलेक्टेड लगती है या आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो उसको एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जी सर। और सर हाँ। बच्चे सर काफ़ी बार जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको सर ये नहीं पता रहता, मैटर तो वो मान लो फिर भी चुन लेते हैं कि उसको पढ़े कैसे। जैसे डेली रिवीजन किस प्रकार से करें, या क्या क्या मैटर पढ़ें, क्या सभी मैटर को साथ साथ चालू कर दें, या फिर एक टॉपिक को ही पढ़ते रहें उस पर जब तक कमांड ना हो। आपने सर किस प्रकार पढ़ा था सर? देखो कि जब हम कोई विषय विशेष की तैयारी कर रहे होते हैं ना, हाँ सर। तब दोनों बातों में ध्यान देना होगा कि सुबह शाम को आप एक जो पारी है वो सिलेबस हिंदी वाले को दीजिए और दूसरी वाली जीके वाले को दीजिए। जी सर। और उदाहरण के तौर पर बताऊं तो सबसे उत्तम तरीका ये है कि जैसे हमने आज कोई 10वीं क्लास का मान लो सूरदास पाठ पढ़ा है, हाँ। तो उसका नोट्स बना लिया। बिल्कुल सर। अब कल हम तुलसीदास वाला पाठ पढ़ रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो उस पाठ पढ़ने से पहले सूरदास का एक बार रिवीजन कर लीजिए। बिल्कुल सर। फिर तुलसीदास पे फिर तीसरा पाठ पढ़ते हैं, तो इन दोनों का रिवीजन कर लीजिए। जी सर। और जब महीना भर हो जाए तो अपना जितना लिखा हुआ मैटर है उसको रिवीजन कर लीजिए। यानी रिवीजन के बिना है वो ज्ञान निरर्थक सही है, बात अचेतन है। मन में चला जाता है वो। बिल्कुल सर। वही और बात है वही सर। हम। हाँ सर। सर। वही बात है सर कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। एक ही चीज़ को हम बार बार रिवाइज करेंगे तो उतने ही हम उसमें एक्सपर्ट या उतने ही स्पेशलिस्ट बनते जाएंगे। तो राजस्थान जी के लिए कि जो लग आप दो पुस्तकें ली, जो भूगोल और आर्थिकी वाला है ना, हाँ। उसके लिए तो आप लक्ष्य की गाइड लीजिए, ये सबसे बेटर रहेगी। सही है सर। उसमें नवीनतम आंकड़े मिलेंगे और योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाता है लक्ष्य में। सही बात है सर। और जो कला संस्कृति वाला है ना, हाँ सर। उसके लिए मैंने तो पैनोरमा की बुक आती है ना, जी सर। वो पढ़ी थी। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर कर लिया है। सही है सर। तो राजस्थान जीके के 60 प्रश्न आएंगे जिसमें से 10 करंट के आएंगे, तो करंट के लिए क्रोनोलॉजी बता दी। और 50 प्रश्नों के लिए लक्ष्य का भूगोल, आर्थिकी अंक और कला संस्कृति के लिए पैनोरमा की बुक। बिल्कुल सर। हाँ। अब सर और काफ़ी इसके बच्चे। अलावा। हाँ सर। हाँ सर। तो सर काफ़ी बच्चे जो हैं वो अभी सेकेंड ग्रेड की तैयारी में जुटे हुए हैं हिंदी से। उनको सर आप क्या स्पेशल बात या क्या रणनीति स्पेशल बताना चाहेंगे उनको, क्या कुछ शुभकामना वाले संदेश देना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें सर? शुभकामना ये है कि सर, एक तो अपने आप को आशावादी रखिए। बिल्कुल सर। हाँ, और एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी को फॉलो मत कीजिए। सही बात है सर। पढ़ने का अपना तरीका रखिए। कोई होता है कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, कोई होता है रात को 2 बजे तक उठकर पढ़ता। सही अब बात है जैसे सर। मैं मेरी बताऊं सत्य है, तो मैंने कभी सुबह के 4 बजे नहीं देखे कि 4 कैसे बजते हैं। सही बात है। रात को 2 बजे, 3 बजे, कितने बजे, वो अपना अपना तरीका होता है। सही अब है। कई बार फॉलो करने लगते हैं कि वो तो सुबह 4 बजे उठता है, मैं भी उठूंगा, तो उसकी रात वाली भी गई, सुबह वाली। सही बात है सर। बीट आउन और वेक समय। करना चाहिए। हाँ हाँ सर। सर। दुविधा में दोनों गए, माया में दिखा रहा। सही बात है सर। हाँ। और अपना मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर क्या है, या तो कोई आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, या आप मॉडल पेपर ले आइए ऑफलाइन। बिल्कुल सर। सही बात है। समय समय पर अपना मूल्यांकन करते रहे। सही है सर। और नोट्स के मामले में एक मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी दूसरे के लिखे नोट्स पर आप आधारित मत होइए। सही है सर।
क्योंकि वो तो एक पुस्तक के समान ही हो गई। सही बात है सर। हाँ, तो उसमें फिर खुद के नोट्स बनाना ये एग्जाम में सफल होने की पहली शर्त है। पहली सीढ़ी। सही बात है हाँ, सर। ये जरूरी नहीं है कि आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। आपको जैसा भी समय मिलता है अपनी घसीट लिपि में लिख सकते हो जो खुद को समझ में आए। सही बात है सर। और खुद की लिखी हुई चीज जब आप रिवीजन करोगे ना, उसका अलग ही आनंद होगा। बिल्कुल सर। क्योंकि हम लगभग 20-30 पुस्तकें पढ़ेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम से पहले उनको रिवीजन कर पाएंगे। सही है सर। और रिवीजन नहीं हुआ तो उस ज्ञान को हम पेपर में रख नहीं पाएंगे। तो हस्तलिखित नोट्स होंगे तो उनको 5-7 दिनों में आराम से रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन कर पाएंगे। और रिवीजन होने से कॉन्फिडेंस है वो दुगुना हो जाता है एक तरीके से। बिल्कुल सर। हाँ, और पिछले पेपरों को हमेशा दिमाग में रखिए, ये बात मैं दोहरा देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। उससे क्या होगा, एकदम सिलेबस से बाहर नहीं जा पाएंगे, हमारा एरिया वो निश्चित रहेगा। और दूसरी बात, उसी स्तर के प्रश्न है हम छांटने का प्रयास करेंगे, कंसेप्ट तैयार करेंगे। सही बात है सर। हाँ, और जीके में जो इंडिया जीके वाला और वर्ल्ड जीके वाला जो पार्ट लगता है, हाँ जी। तो उसके लिए आप एक तो लुसेंट का सहारा ले सकते हो। बिल्कुल सर। और कुछ बातें, तो कुछ प्रश्न जो आपको औरों से आगे करेंगे वो ये है कि हमारे जो 6ठी से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें लगती है ना सामाजिक की, हाँ जी। उन पुस्तकों में से जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, बिल्कुल। उनको। वो पार्ट है, आप पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए, निश्चित तौर से 5 से 7 प्रश्न उन पुस्तकों में से उठेंगे। जी सर। जैसे 2016 वाले सेकंड ग्रेड में 4 प्रश्न अकेले 9वीं क्लास की सामाजिक से आए, जो गाइडों में नहीं थे। सही बात है सर। जो ऑथेंटिक और बुक है उनमें से पढ़ने का भी। हाँ सर, और ये जो विश्व जीके है, हाँ जी। तो विश्व जीके को आप करंट से जोड़कर ज्यादा पढ़िए। बिल्कुल सर। क्योंकि वो जो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक है उसमें निशस्त्रीकरण है। तो ये बिल्कुल। क्या होते हैं कि करंट में जो सम्मेलन होते रहते हैं, जैसे ब्रिक्स का हो गया, दक्षिस का हो गया, यूएनओ का हो गया, यूनेस्को का हो गया, तो इनको आप ज्यादा ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रश्न है वो करंट से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं। सही अपडेट बात है प्रश्न होते हैं वो। सर। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर पे ध्यान केंद्रित कीजिए। जी सर। पुराने तो पढ़िए पढ़िए, लेकिन ज्यादा संभावना है कि करंट के प्रश्न आएंगे, अपडेट प्रश्न आएंगे। जी सर। हाँ, तो सर आपका बच्चों के लिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अमूल्य समय जो सेकंड ग्रेड के हिंदी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए निकाला। इसके लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। और बच्चों को आप इसी प्रकार मार्गदर्शन प्रदान करते रहें अपने विद्यालय में भी और यहाँ इस मंच पर बच्चों को भी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और सर से आपके लिए मार्गदर्शन प्रदान करवाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मिलेंगे तो एक बार अच्छे से पास बैठकर वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल सर। इसमें तो क्या है कि आवाज सुनाई देगी, चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। तो कभी हाँ सर। मिलेंगे तो अच्छा सा एक वीडियो और बना के डालेंगे, नवाचार के साथ कुछ नई बातें जोड़कर। जी सर। धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद सर।